Assalamu alaikum. Now, this is the second part of DBARS. The first drug now after methotrexate and sulfasalazine. In this part, the first drug, actually the third drug you can say, leflunomide. Basically, leflunomide is a prodrug, and as we have seen in the classification, a pyrimidine synthase inhibitor. So, it inhibits basically, the name of enzyme is dihydrocorotate dehydrogenase. ये उस एंजाइम को इनहिबिट करती है. ये वो है कि दिस एंजाइम एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट फॉर सिंथेसिस ऑफ द pyrimidines. तो इस तरह ये pyrimidine सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और pyrimidine चाहिए होती है फॉर RNA सिंथेसिस. एंड दिस वे leflunomide एक्चुअली रिजल्ट्स इन सेल साइकिल अरेस्ट. अच्छा, ये सिर्फ लिम्फोसाइट्स में है. जो बाकी सेल टाइप्स हैं, दोज आर नॉट अफेक्टेड टू द सेम डिग्री एज दे कैन नॉट यूज they cannot use this enzyme. They use other biochemical pathway to synthesize pyrimidines. यूजुअली इसको सिंगल डेली ओरल डोज में देते हैं एज यूजुअल, जैसे पहले भी बात हुई थी पिछले लेक्चर में भी, क्योंकि ये सारा का सारा ग्रुप ऑलमोस्ट फॉर ईयर्स और होल लाइफ के लिए ऑलमोस्ट इस्तेमाल करना होती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स मालूम होना ज़रूरी हैं. अब इसके लेफ्लोनामाइड के मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स में जेट रिलेटेड डायरिया, रैश, रिवर्सिबल एलोपेशिया एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी. इनमें कुछ पेशेंट ऐसे हैं उनमें वेट लॉस होता है और बड़ा ड्रामेटिक और अनएक्सप्लेन, कोई रीज़न में नहीं मिल रही क्यों लॉस हो रहा है, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है. फिर एक और मसला इसके साथ, ये कार्सिनोजेनिक है, टेराटोजेनिक है, तो एक प्रेगनेंसी वगैरह में नहीं देनी, मेनोपॉजल वुमेन वगैरह में, चाइल्ड बेयरिंग एज मेल हो या फीमेल दोनों में नहीं देनी, और हाफ लाइफ इसकी 2 वीक्स है. अगली ड्रग आ गई एंटी मलेरियल, और इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट. एक तो आजकल आप इसका नाम कोरोना के लिए बड़ा सुन रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसका वही कि ये चूँकि डिजीज़ को मॉडिफाई करने वाली है, तो कहीं वो इसी से मिलता जुलता इफेक्ट वहाँ भी होता होगा. एनी हो, ये आप डिमांड के तौर पर ले रहे हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स अगेंस्ट रोमेटॉइड आर्थराइटिस. यूजुअली मोनोथेरेपी के तौर पर अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को दिया जाए तो सिर्फ माइल्ड डिजीज़ में इस्तेमाल करेंगे. अगर तो माइल्ड है अभी तक, तो आप मोनोथेरेपी के तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस्तेमाल कर लीजिए. वो इसलिए कि ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्ड, और इसमें भी कभी कभी 3 से 6 माह तक जो है ना वो लग जाते हैं इनमें स्टार्ट होने में, इफेक्ट होने में. फिर कभी कभी कंबाइन भी करते हैं अदर डिमांड्स के साथ, और इनमें ख़ास तौर पर जो पहले दो देखे थे मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाज़िन, अगर कंबाइन करना तो उनके साथ कंबाइन कर सकते हैं. ये एंटी मलेरियल है, ज़ाहिर है वो तो खैर शॉर्ट टाइम में इस्तेमाल करते हैं, इवन लॉन्ग टाइम में भी कंपैरेटिवली टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बशर्ते के डोज इज़ नॉट एक्सीडिंग 400 मिलीग्राम पर केजी पर डे. ये याद रखिए, अगर 70 kg का उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक दिन में से ज़्यादा डोज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी. साइड इफ़ेक्ट्स इसके भी मालूम होना ज़रूरी हैं. सबसे अहम इसका रेटिना वगैरह पे, कॉर्निया पे, बाकी जगहों पर है. और रेटिना में पिगमेंटरी रेटिनाइटिस, इससे विजुअल लॉस हो जाता है आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज. तो फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ यूज़ में अबाउट 2% के करीब ये पिगमेंटरी रेटिनाइटिस डेवलप होता है, लेकिन अगर तकरीबन 20 साल तक इस्तेमाल किया जाए ये परसेंटेज 20 से तक ये जा सकती है. इसलिए कमर हर सालाना बेस पर, एनुअल बेस पर ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है अगर आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन को. आई के अलावा जो बाकी जगह हैं, न्यूरोपैथीज़ हैं, कोई मायोपैथीज़ हैं, स्कल्टल मसल और कार्डिक मसल में भी, और ये आमतौर पर रिवर्सिबल है. ड्रग एडवर्स इफेक्ट्स विल इम्प्रूव. अब अगली ड्रग आ जाइए, टोफासिटिनिब. ये बेसिकली जनस काइनेज एंजाइम है, उसका इनहिबिटर है. ये सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं इन दोज रोमेटॉइड आर्थराइटिस विच आर रिफ्रैक्टरी टू मेथोट्रेक्सेट, जिनको मेथोट्रेक्सेट को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उनमें ये टोफासिटिनिब इस्तेमाल कर सकते हैं.
है तो ये स्पिरिट मेथोट्रेक्सेट, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी उससे ज़्यादा है। अगर आपने शुरू में ही इसको मोनोथेरेपी इस्तेमाल करना हो तो यू कैन यूज़, लेकिन ध्यान में रखिए कि उसके मुकाबले में इस टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। और कभी कभार उसको इवन मेथोट्रेक्सेट कंबाइन करके भी दे सकते हैं, और इसकी ओरल डोज होती है और ट्वाइस ए डेली इस्तेमाल करना पड़ती है। ये अक्सर औकात को लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसको ये एग्रेवेट कर देती है जो पेशेंट्स को रिसीव कर रहे होते हैं। तो इसलिए पहले देने से पहले टॉफिसनिक टाइप को पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, अगर है तो पहले उसको ट्रीट कीजिए, फिर इस पर डालिए। एज़ाथाइप्रिन ये डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये भी एक्चुअली एंटी कैंसर साइटोटॉक्सिक है, और लेकिन बेसिकली इंटरफेयर विद प्यूरिन सिंथेसिस। ये पहले मेटाबोलाइज होती है टू द परकप्टोप्यूरिन जो कि प्यूरिन एनालॉग है। ये डिप्रेस करती है इम्यूनिटी को, दोनों सेल मीडिएटर और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन को, और इनहिबिट्स द इंडक्शन फेज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। साइड इफेक्ट्स में मेनली तो ये जब आप पढ़ेंगे एंटी कैंसर तो उसमें भी देखेंगे कमोबेश सारे के सारे चंद एक साइड इफेक्ट वो काज करते हैं, जिसमें नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि एक तो अल्सर बन जाएगा तमाम जीआईटी में, और दूसरे बोन में डिप्रेशन हो जाएगा, तीसरे हेयर लॉस वगैरह हो जाएगी, और लिवर को भी डैमेज होगा। तो उसे मिलते जुलते इसके भी मिलते हैं कि मेनली बोन में डिप्रेशन, नोजिया वॉमिटिंग, स्किन इरप्शंस, हेपेटोटॉक्सिसिटी। साइक्लोस्पोरिन ये बड़ी पोटेंट किस्म का इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसका एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जो एस्टेब्लिश केसेस हैं पुराने, जैसे आप नंबर से चल रहा है मुसलसल, या और भी कहीं इम्यूनोसप्रेसेंट है तो आप देखेंगे इस्तेमाल करेंगे हम ये रीनल ग्राफ्ट वगैरह जो करते हैं, किडनी ग्राफ्ट वगैरह करते हैं, उसको बचाने के लिए, ताकि इम्यूनिटी कहीं स्टार्ट ना हो जाए और रिजेक्ट ना हो जाए जो ग्राफ्ट किया है। खैर यहाँ पे बतौर डिमांड की बात हो रही है। तो मैकेनिज्म एक्शन में साइक्लोस्पोरिन ये डिक्रीज द क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स बाय इनहिबिटिंग इंटरलॉकिन 2 रिलीज, और पॉसिबली आल्सो बाय डिक्रीजिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरलॉकिन 2 रिसेप्टर्स, यानी कि उसकी रिलीज को भी इनहिबिट करती है और रिसेप्टर को भी तादाद कम कर देती है, उसका एक्सप्रेशन जो है ना अवेलेबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल इस तरह फिर साइक्लोस्पोरिन अपना इफेक्ट शो करती है। It also reduces the induction of cytotoxic T cells and function of effector T cells. तो इस तरह जो डिलेड टाइप की हाइपोसेसिटिव रिएक्शन होती है उनको भी ये रोकती है। फार्माकोकाइनेटिक में भी थोड़ा सा इसका जाना ज़रूरी है कि इसको ओरली भी दे सकते हैं और आईवी इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं। अमूमन इसकी ओरल प्रिपरेशन के बाद पीक प्लाज्मा लेवल जो हैं दोज आर अटेन्ड विद इन 3 to 4 आवर्स। हाफ लाइफ इसकी एक दिन पूरी बनती है 24 आवर्स। मेटाबॉलिज्म उसका भी लिवर में, और ज़्यादातर जो मेटाबोलाइट्स हैं वो दोज आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल। साइड इफेक्ट्स में कॉमनेस्ट एज द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट जो साइक्लोस्पोरिन का वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। तो जैसे मैं पीछे कह रहा था कि एक तरफ ये रीनल ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यस, बतौर इम्यूनोसप्रेसेंट, लेकिन साथ ही इसके भी लेवल प्लाज्मा लेवल मेंटेन करने पड़ते हैं, वरना ज़रा इसके टॉक्सिक लेवल आ जाएंगे तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाँ उसके अलावा हेपेटोटॉक्सिसिटी या हाइपरटेंशन तो कैन आल्सो अकर विद साइक्लोस्पोरिन। तो हल्के फुल्के और भी हैं लेस इंपॉर्टेंट किस्म के, जीआईटी से रिलेटेड है, एनोरेक्सिया है, लेथार्जिया है, हर्सुटिज्म है, ट्रेमर्स, गम हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एनोरेक्सिया के अलावा दूसरे जीआईटी से नोजिया वॉमिटिंग डायरिया वगैरह वो भी डेवलप होते हैं। अब आइए गोल्ड साल्ट्स की तरफ। इसमें अमूमन जो इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होते हैं सोडियम ओरोथायोमेलेट या एरोनोफिन वो इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिज्म एक्शन में ये 2 किस्म की इंटरलॉकिन 1 और TNF अल्फा इनकी इंडक्शन को इनहिबिट करते हैं गोल्ड साल्ट्स। एक्शन के हवाले से इनका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर अबाउट 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है। और इसके मैनिफेस्टेशन का पहला क्या होता है कि पेन और जॉइंट स्वेलिंग सबसाइड होना शुरू हो जाती है, और
जो डैमेज होता था बोन कार्टिलेज, उसकी प्रोग्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ज़्यादा डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स का तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। इसकी फार्माकोकाइनेटिक में इसको थ्रू इंजेक्शन नहीं देते हैं, डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन जो ऑरोनोफिन है वो अलबत्ता ओरली दे सकते हैं। पीक प्लाज्मा लेवल विद इन 2 to 6 आवर्स इन दोनों के मिल जाते हैं। एक अहम बात क्या है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसकी कंसनट्रेशन साइनेबल सेल्स ऑफ जाइंट्स में 50% से ज़्यादा इट गेट्स कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो उसके अलावा मैक्रोफेजेस थ्रू आउट द बॉडी उसमें भी इकट्ठी होती है, लिवर सेल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, एडनल कॉर्टेक्स, इन तमाम में इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम्युलेट हो जाती है। जहाँ तक एक्सक्रीशन का ताल्लुक है, इन गोट सेल्स का मोस्टली थ्रू किडनी होते हैं और कुछ थ्रू जीआईटी, ज़्यादा थ्रू बाइल होगी। इसकी हाफ लाइफ 7 डेज़, क्या 1 हफ्ते तक इसके जो लेवल मिलते हैं उससे आधे 1 हफ्ते बाद होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर जारी रखें तो इसके लेवल और हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। सो द ड्रग इज़ यूजुअली गिवन फर्स्ट वीक एंड देन एट मंथली इंटरवल्स, क्योंकि हमें पता है कि इसका कोमुलेट होना है और उसकी जो है हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी और लेवल भी बढ़ जाएंगे। अनवांटेड इफेक्ट्स में जो सोडियम ऑरोथायरोमेलेट था उसके ख़ास तौर पर स्किन रैशेस, माउथ अल्सर बड़े कॉमन है उसके, और किडनी भी प्रोटीन यूरिया और ब्लड सेल डैमेज होते हैं, मतलब सारे के सारे ब्लड स्ट्रेसेस हो जाते हैं। एंसेफेलोपैथी, फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटाइटिस, ये वगैरह खासतौर पर सोडियम ऑरोथायरोमेलेट के ये साइड इफेक्ट्स हैं। अगली ड्रग आ गई पेनिसिलामीन। ये डाइमेथाइलसिस्टीन है और आमतौर पर पेनिसिलिन की हाइड्रोलिसिस के बाद पेनिसिलामीन हमें मिलता है। एक्टिविटी के हवाले से 75% पेशेंट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हैं अगर पेनिसिलिन दी जाए तो उसको रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट्स जो बाकियों की तरह भी कम से कम कई हफ्ते लगते हैं टू स्टार्ट विद, और मेन इफेक्ट तो बाज़ वक़्त कई महीनों तक नहीं मिलता ये पेनिसिलामीन को। जहाँ तक मैक्रोलिसिस को, हालांकि ये हाइड्रोलिसिस पेनिसिलिन से मिला था, लेकिन यहाँ पे ये एक तो इंटरल्यूकिन 1 की जनरेशन को डिक्रीज़ करती है और दूसरे किसी हद तक इसका इफेक्ट है कोलेजन सिंथेसिस और कैसे कि प्रिवेंट द मैच्योरेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड कोलेजन्स। तो इस तरीके से यह प्रोग्रेशन को जो है इनटू द जॉइंट्स, उसके डिजीज़ की प्रोग्रेशन को ये कम करती है। तो एक अगली प्रॉपर्टी ये मेटल चिलेटिक प्रॉपर्टीज़ है। फार्माकोकाइनेटिक में ओरली अगर दें तो 50% एब्जॉर्ब ओरली हो जाती है और पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन विद इन 1 to 2 आवर्स मिल जाती है और एक्सक्रीशन थ्रू किडनी हो जाती है। इसको मोमेंट जब स्टार्ट करते हैं लो डोज से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं पेनिसिलिन के मुकाबले में पेनिसिलामीन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और इनमें बाज़ का इतने ज़्यादा 40% तक इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बाज़ का हमें इसका इस्तेमाल पेनिसिलामीन का इस्तेमाल तक बंद करना पड़ता है। एक तो कॉमन हो गया ना एनोरेक्सिया, नाउजिया, वॉमिटिंग वगैरह, और क्योंकि ये चिलेटिंग एजेंट के तौर पर भी है तो जिंक को चिलेट करने के बाद इसका डिस्टर्बेंस इन द टेस्ट हो जाती है। फिर किडनी में प्रोटीन यूरिया हो गया। मोस्ट कॉमन जो है इसका रैशेज और स्टोमेटाइटिस है और ये डोज रिलेटेड है, अगर डोज कम कर दें तो ये कम हो जाते हैं। पेनिसिलिन में भी मिलते हैं, लेकिन पेनिसिलिन में एलर्जिक रिएक्शन भी थे, रिएक्शन, ठीक है, लेकिन ये डोज रिलेटेड रैशेज और स्टोमेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ ये हमें मिलता है। फिर डोज रिलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसके अलावा ल्यूकोपीनिया और इवन एप्लास्टिक एनीमिया, अगर ये डेवलप हो जाए देन स्टॉप द थेरेपी, स्टॉप यूजिंग दिस पेनिसिलामीन। फिर थायराइड में और माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑटोइम्यून कंडीशंस एक्टिवेट कर देती है, थायरोडाइटिस हो जाती है, माइस्थेनिया ग्रेविस एक्टिवेट हो जाता है। फिर जैसे पीछे भी जिक्र किया जिंक को करती थी, तो बीइंग अ मेटल चिलेटर इट शुड नॉट बी कंबाइंड विद गोल्ड कंपाउंड्स, वरना उसकी इफेक्टिवनेस कम कर देगी, चिलेट करके एब्जॉर्प्शन भी होने देगी और अंदर जाके साइड पे इफेक्ट भी कम कर देगी।
अब नेक्स्ट ड्रग्स, अब ये वो ग्रुप शुरू हो गया जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जो हमारी थी लार्ज साइज मालिक्यूल के, उनमें आ गई हैं इनफ्लिक्सीमैब और एटेनरसेप्ट। ये कंप्लीमेंट प्रोटीन के तौर पे हमें मिलती हैं और ये बाइंड करती हैं और प्रिवेंट करती है एक्शन ऑफ दी TNF अल्फा, जो हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था। इनफ्लिक्सीमैब जो है डिमांड के अलावा इट कैन बी यूज्ड ओरली इन क्रोन्स डिजीज, ये GIT से रिलेटेड होगी, ठीक है। और इसका मेन एडवर्स फैक्टर था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये काज कर देती है। और जहाँ तक चला एटेनरसेप्ट का, ये जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं उस साइड पर रिजेक्शन काज करती है। थर्ड ड्रग लेफोनोमाइड, ये बेसिकली क्योंकि टेराटोजेनिक है, बट टॉक्सिक है, स्किन रैशेस काज करी है। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे किन पेशेंट में इस्तेमाल करना है और किन में नहीं करना, ठीक है। और कौन कौन से टेस्ट हमें दरमियान में करवाते रहना चाहिए, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। अब आइए प्रॉपर जो TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, ये आपको पता है कि जो TNF अल्फा है बेसिकली ये एक प्रो इन्फ्लेमेटरी ये सब्सटेंस है जो आमतौर पर एडुकेटेड मेथोट्रेक्सो का रिस्पॉन्स नहीं करते और बाज़ का इनिशियल थेरेपी के तौर पे हमें कम्बिनेशन में इस्तेमाल करना पड़ता है मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, विद दिस TNF अल्फा इनहिबिटर फॉर पेशेंट विद पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। इसमें एटेनरसेप्ट जो है, इसका नाम पीछे पढ़ा हमने, ठीक है, मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो इसकी भी 2 सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं वंस ए वीक, और इनफ्लिक्सीमैब IV इन्फ्यूजन में देते हैं, ठीक है। इसको अमूमन जब आप ये बेसिकली तो आपको पता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सारी एंटीबॉडीज अभी पीछे पड़े थे, ये कम अज़ कम पहली 3 जो हैं, ठीक है। तो पहले इंजेक्शन के बाद दूसरा इंजेक्शन 2 हफ्ते बाद, फिर 6 हफ्ते बाद, 10 और फिर 14 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं, और फिर हर 8 हफ्ते बाद हम उसको रिपीट करते चले जाते हैं इनफ्लिक्सीमैब का। इसके साथ एक्चुअली कुछ ट्रायल किए गए तो हार्ट फेलियर इसके साथ बहुत ज़्यादा होता है इनफ्लिक्सीमैब के साथ। तो अगर ऑलरेडी हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसमें तो बेहतर का इस्तेमाल ना कीजिए, अगर करना तो बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। और कभी कभार इट कैन काज एनाफिलैक्सिस, ठीक है, तो ये बड़ा सीवियर टाइप का एलर्जिक रिएक्शन होता है। और दूसरे इनफ्लिक्सीमैब जो है इट कैन इंड्यूस एंटी-DNA एंटीबॉडीज़, ठीक है, लेकिन SLE में नहीं, बाकी कंडीशन में जो रेटिकुलर सिस्टम से इन्वॉल्व हो रहा है उनमें जो ये एंटी-DNA एंटीबॉडी जो है इंड्यूस हो जाती है। एडेलिमुमैब ये ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये भी उसी तरह बाइंड करती है TNF अल्फा को, और इसको भी हर दूसरे हफ्ते में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। गोलीमुमैब ये भी ह्यूमन एंटी TNF अल्फा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसको 1 मंथ देते हैं, ठीक है, 1 महीने बाद देते सबक्यूटेनियस ही हैं। फिर पैगिलेटेड सर्टोलिज़ुमैब है, ये 5 फ्रेगमेंट है ऑफ एंटी TNF मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसको भी हर दूसरे से 4 हफ्ते बाद सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। तो इनमें अक्सर जैसे रूटीन बताई गई इस हिसाब से दें तो पेशेंट जो है ना वो टॉलरेट कर लेते हैं। तकरीबन 60% पेशेंट को जब अब देखा है तो उनमें सब्सटेंशियल टाइप की इंप्रूवमेंट हमें मिलती है, सिवाय इसके कि जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ माइनर सी इरिटेशन होती है, ठीक है। तो स्पेशली एटेनरसेप्ट और एडेलिमुमैब का, और कुछ पेशेंट में रेयरली ल्यूकोपीनिया और नॉन रिकरेंट, ठीक है, ल्यूकोपीनिया वो डेवलप होता है। फिर ये जितने भी TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं ये बड़ा हाई रिस्क है एसोसिएटेड है, इनकी हाई रिस्क ऑफ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, कि इसकी मौजूदगी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत हो जाती है, ठीक है। वो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लो को इमिट करके और नॉर्मल डिफेंस सिस्टम को इमिट करके तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सुपर इन्फेक्शन के तौर पे आ सकती है। फिर स्ट्राइकिंग इंक्रीज इन ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन वो भी होती है, और इनमें खासतौर पर ट्यूबरकुलोसिस वो रिएक्टिवेट हो जाती है। तो इसमें भी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर पहले निकल आए तो ट्रीट कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए,
वगरना अगर निकले तो स्टॉप कर ले और कहीं एग्रीवेशन ना कर जाए। अमूमन हम इसको TNF अल्फा इनहिबिटर को सस्पेंड कर देते हैं अगर पेशेंट को टेम्परेचर हो जाए या इसी तरह दूसरी किस्म की ऐसी मैनिफेस्टेशन जिसे पता लगे इन्फेक्शन डेवलप हो गई है तब। तो फीवर टाइप या अगर इन्फेक्शन के जो सिम्टम होते हैं फिर सस्पेंड इट। अच्छा, कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट्स और डीमाइलिनेटिंग न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो अमूमन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से मिलती जुलती होती हैं। ये एटानरसेप्ट के साथ ख़ास तौर पे ये मिली हैं। फिर डिफेंसिव सिस्टम भी कम होता है, बाकी भी इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंक्लूडिंग ल्यूकीमिया इन पेशेंट स्पेशली हु आर ट्रीटेड विद TNF अल्फा इनहिबिटर्स। एबेटासेप्ट ये रिकमेंडेड प्रोटीन ऑफ ह्यूमन IgG। ये आमतौर पे जो टी सेल को स्टिमुलेशन है उसको ब्लॉक करती है और तकरीबन 50% इंडिविजुअल में ये क्लिनिकल रिस्पॉन्स जो है उसको ये पैदा करती है, ख़ास तौर पे जिनमें एक्टिव डिजीज़ जो है वो हो और डिस्पाइट द कम्बिनेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट एंड TNF अल्फा इनहिबिटर, तो उनमें एबेटासेप्ट है वो हम दे सकते हैं। रिटुक्सीमैब ये भी ह्यूमनाइज्ड माउस से मिली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है दैट डिप्लीट्स बीटा सेल्स और इसको भी कम्बिनेशन में मेथोट्रेक्सेट के साथ इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट में जो कि आमतौर पर TNF अल्फा इनहिबिटर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनमें रिटुक्सीमैब कम्बिनेशन में मेथोट्रेक्सेट के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। फिर टोसिलिजुमैब ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का है दैट ब्लॉक्स रिसेप्टर फॉर इंटरल्यूकिन 6 जो कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है और आमतौर पर भी इन्वॉल्व होती है पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इंटरल्यूकिन 6 जो है तो उसमें ये टोसिलिजुमैब इस्तेमाल होते हैं। इसको भी मेथोट्रेक्सेट के साथ इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे उन पेशेंट में जो कि TNF अल्फा के साथ ट्रीटमेंट जो है वो रिफ्रैक्टरी नज़र आ रही है, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, टोसिलिजुमैब मेथोट्रेक्सेट के साथ मिला के इस्तेमाल की। तो जैसे पीछे भी देखा, अब दोबारा देखिए कॉमन वैसे कम्बिनेशन हमारे कौन है। अच्छा, जनरल तो ये है कि आप जो है जब भी इस्तेमाल करें इंडिविजुअल इस्तेमाल मत करें, कम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, इससे एफिकेसी बढ़ जाती है। तो अब जैसे फर्स्ट हमारी चॉइस मेथोट्रेक्सेट थी, अमूमन अब स्टार्ट तो करते हैं मोनोथेरेपी के तौर पे मेथोट्रेक्सेट एलोन, ठीक है। तो लेकिन अगर महसूस हो रही है कि कंबाइन करना है तो फिर कंबाइन कीजिए कोई भी एक मेथोट्रेक्सेट के साथ। जैसे पीछे देखा TNF अल्फा इनहिबिटर जो है सल्फासालाजीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, एटानरसेप्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को देखें कि उनका क्या रोल। तो पीछे थोड़ा सा देखा है मैकेनिज्म के हवाले से, आपको पता है, पीछे भी देखा था आपने कि बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन से जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम और उसने आगे इलेक्ट्रॉनिक एसिड को साइक्लोजेन के थ्रू एक्टिवेट करके प्रोटीन बनाए, लेकिन एक्चुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहीं पे इस एंजाइम को नहीं बनने देती, फॉस्फोलाइपेज A2 को ही नहीं बनने देती। लो डोज से स्टार्ट अगर करें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो बड़ा प्रॉम्प्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है। ना सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी, वैसे तो स्टीरॉयड होते ही मेनली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यही मेन इफेक्ट है इनका। तमाम बीमारियां वैस्तमा है कुछ भी है उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ही है। तो यहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में या ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में भी इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ही है जो इस्तेमाल हो रहा है। तो लो डोज काफ़ी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बड़ा प्रॉम्प्ट इफेक्ट मिलता है और इससे बल्कि जो आर्टिकुलर इरोजन होती है उसकी प्रोग्रेशन भी स्लो हो जाती है, ठीक। ये प्रेडनिसोलोन जो डेटाकॉर्टिल वगैरह है 5 to 10 मिलीग्राम डेली हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि 5 से मत बढ़े, इट शुड बी लेस देन 5 मिलीग्राम, दैट इज एनकरेज्ड, लेकिन ज़रूरत हो तो अप टू 10 मिलीग्राम डेली हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये अक्सर कब इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली दे एक्ट एज ए ब्रिज टू रिड्यूस द डिजीज एक्टिविटी अंटिल द डिमार्ड्स स्टार्ट शोइंग देयर इफेक्ट। जैसे हमने कहा पीछे देखा कोई 2 हफ्ते कोई 6 हफ्ते लेता है, कोई चंद माह लेता है, 6 माह लेता है वगैरह, तो इतना अर्सा पेशेंट क्या करेगा। तो बेहतर यह है कि उस टाइम को फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, प्रेडिसोलोन, डेटाकॉर्टिल वगैरह दे के
उस टाइप के गुजारिए, पेशेंट सिम्टम फ्री भी हो जाएगा, फर्दर आर्टिकुलर इरोजन भी रुक जाएगी। लेकिन जहाँ तक उसका वो डिमांड्स का तलक, उन्होंने तो एंटीफ्लेमेटरी है ना वो उसको रिवर्स करना है या रोकना है, वो नहीं मिलेगा, वो उसका इफेक्ट बाद में मिलेगा जब उनका इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा बाज़ का हम डिमांड के साथ मिलाकर जारी रखते हैं। दे कैन बी यूज एडजेक्टिव थेरेपी फॉर एक्टिव डिजीज, ठीक है, दैट परसिस्ट डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद डिमांड्स। हाई डोजेज में अमूमन हम तब इस्तेमाल करते हैं टू मैनेज सीरियस एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, मतलब पेरिकार्डाइटिस के साथ डेवलप हो गया है, नेक्रोटाइजिंग, हमने बात की थी ना कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्स्ट्रा जो है आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में मिलती हैं, तो उसमें लंग्स हैं, हार्ट है वगैरह वगैरह, तो वो अगर मिलना शुरू हो जाए तो तब आप स्टीरॉयड पे साथ डाल लीजिए, ठीक है। और अगर आपने जब इस मुसल का या कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद उसका बंद करना है, डिसकंटिन्यू करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे शुड बी टेपर्ड ऑफ ग्रेजुअली ऑन ए प्लान शेड्यूल। आप पेशेंट के हिसाब से देखिए कि कितनी डोज डेली या दूसरे बुनियाद पर कितनी कम करनी है, कैसे कम करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता कम करते कब तक जारी रखकर फिर ख़त्म कर देनी है। ये टेपरिंग ऑफ ज़रूरी है इनके लिए, इसका भी MCQ SCQ वगैरह बनता है। जितने भी पेशेंट लॉन्ग टर्म थेरेपी पर होते हैं, ठीक है, उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह भी शामिल है, बाकी भी शामिल है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम साइड इफेक्ट्स होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस काज करता है। बोन जो है थिन हो जाती है, थिकनेस कम हो जाती है, कैल्शियम वगैरह के, बाकी फॉस्फेट्स वगैरह के अंदर लेवल कम हो जाते हैं। अगर आप एक्सरे करा के देखें तो ट्रांसलूसेंसी उसकी अब ये कि ऑलमोस्ट हमें बोन का जो एरिया वो ब्लैक, वाइटनेस बहुत कम हो जाती है। ये क्या होती है, इसी वजह से स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अक्सर ख़ास तौर पे जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या सिंगल जॉइंट हो तो इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो हेल्पफुल, ठीक है। इनमें फिर तब इंजेक्शन बदल जाए, ट्राइमसिनोलॉन हम देते हैं, और वो भी लेकिन मैक्सिमम 4 इंजेक्शन पर ईयर से ज़्यादा नहीं देने। यूजेस में हमने पीछे भी देखा, एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जब भी एक्टिवेशन हो जाए, सिवियरिटी बढ़ जाए, उस पीरियड में इस्तेमाल कीजिए, मुसलसल इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। या जब एक्स्ट्रा आर्टिकल मैनिफेस्टेशन पीछे देखा, पेरिकार्डाइटिस वगैरह, स्क्लेराइटिस वगैरह, तब इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और फिर ग्रेजुअल रिडक्शन द डोजेज एनकरेज, जैसे अभी पीछे हमने बात की, टेपर ऑफ, ये लाजमन जेल में रखिए। एक और जो है ना वो तरीकाकार भी हमने ढूंढा, अल्टरनेट डे स्टीरॉयड थेरेपी, कि एक दिन दे एक दिन ना दें। लेकिन ये कोई तरह सक्सेसफुल तरीकाकार साबित हुआ, डेली बेस पर ही सक्सेसफुल रहा। वो इसलिए कि पेशेंट्स यूजुअली आर एसिम्प्टोमेटिक ओनली जिस दिन वो ले रहा है, जिस दिन नहीं मिल रहा फिर सिम्टम मिल गया, तो पेशेंट बड़ा फिर इसको महसूस करता है कि जी दवाई लेता हूँ फ़र्क पड़ता, नहीं लेता तो नहीं फ़र्क पड़ता।